हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएसएस की फार्मेसी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका थोड़ा सा डिस्कशन, हम डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ब्रांचेस, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टडी ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगाई, एल्गी, इनकी हम स्टडी को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इनकी स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। हिस्ट्री में थोड़ा चलते हैं तो हिस्ट्री में हम देखते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। और अगर दूसरे नंबर पे बात करते हैं लुईस पाश्चर, इनको भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है क्योंकि इन्होंने भी डिस्कवरी कुछ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करी है, जिसके लिए इनको भी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से लुईस पाश्चर को जाना जाता है। रोजर बेकन ने टर्म डिजीज दिया था जिसके बारे में इन्होंने बताया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर्ड किया था। तो ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे हिस्ट्री में जाना। उसके बाद बात करते हैं ब्रांचेस की। तो माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांचेस की जब बात करते हैं तो वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटिस्ट, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई एसेट्रा। आगे बात करते हैं स्कोप की। माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है? तो माइक्रोबायोलॉजी का इंडस्ट्रियल फील्ड में या अदर फार्मास्यूटिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो इनके लिए और इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी का जो इम्पॉर्टेंस है मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में और बहुत सारी ऐसे फील्ड हैं जिनमें हम माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड के होते हैं और ये जो यूकैरियोट्स होते हैं आपके सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड के भी होते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो हम इनके जब एग्जाम्पल्स में चलते हैं तो वहाँ पर एक बेसिक या मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके एग्जाम्पल्स की अगर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया एसेट्रा, ये एग्जाम्पल्स आते हैं आपके प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में जब बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में आपका एनिमल, प्लांट सेल, कैंसर काजिंग सेल्स, ये आपकी सेल्स यहाँ पर आती हैं। अब हम बात करते हैं जो न्यूक्लियस होता है वो इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट जो होता है इसमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में पड़ा होता है और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें लीनियर फॉर्म में जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्कोपिक स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। और बैक्टीरिया के बारे में जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट बैक्टीरिया, उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं सेल वॉल, फ्लैजेला, फिम्ब्री, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, फ्लैजेलम, मीजोसोम, न्यूक्लियाइड, साइटोप्लाज्म, ये बहुत सारे पार्ट होते हैं जिनके बारे में हमको क्या करना है कि हम इनके बारे में स्टडी करते हैं और अल्ट्रास्कोपिक स्ट्रक्चर को एग्जाम में ड्रा करते हैं। जो बेसिकली बैक्टीरिया होता है वो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका एग्जाम में आपको क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करने के बाद में हम क्या करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को बनाने के बाद में, इनके सेल ऑर्गेनेल्स को लिखने के बाद में उनके बारे में हम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका बैक्टीरिया होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। जैसे हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, और इनका डिफरेंशिएशन, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंशिएशन जो है स्पेशली हम क्या करते हैं इनके सेल वॉल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर्स की बनी होती है इसकी सेल वॉल, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं, जो कि इसका क्या हो गया, बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रू बैक्टीरिया एंड फॉल्स बैक्टीरिया। तो जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, स्पेशली कोकस एंड बैसिलस। कोकस बैक्टीरियाज आर राउंड शेप एंड बैसिलस बैक्टीरियाज आर रॉड शेप। और जो फॉल्स बैक्टीरिया होते हैं उनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। तो जैसे हम बात करते हैं ट्रू बैक्टीरिया और फॉल्स बैक्टीरिया में, तो यहाँ पर मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस
इस तरीके से मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, उसी तरीके से हम मोनोबेसिलस, डिप्लोबैसिलस, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन। तो इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे हम कवर करते हैं। 2 नंबर के मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया की बात जब करते हैं तो कल्चर मीडिया का मतलब ये होता है ऑल एसेंशियल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उसे हम क्या कहते हैं, कल्चर मीडिया कहते हैं। या हिंदी भाषा में हम आसान शब्दों में कहें कि ऐसा मीडियम जिसमें हम बैक्टीरिया की ग्रोथ आसानी से करा सकते हैं, उसे हम कल्चर मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल्चर मीडिया के फर्दर क्लासिफिकेशन की पहले हम बात कर लेते हैं। तो जो इसका क्लासिफिकेशन होता है कल्चर मीडिया का, वो स्पेशली 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। हम बात करते हैं 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। इन 3 पार्ट पे कल्चर मीडिया को डिवाइड करा जाता है, जिसमें हम जब बात करते हैं बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, तो ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। जब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की बेस्ड ऑन कंपोजिशन, तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिंथेटिक एंड नॉन सिंथेटिक कल्चर मीडिया। उसके बाद बात करते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो हमारा जो एप्लीकेशन के बेस पे जो कल्चर मीडिया होता है वो फर्दर डिवाइड होता है, जैसे बेसिक कल्चर मीडिया, इंड्रिच्ड कल्चर मीडिया, सिलेक्टिव कल्चर मीडिया, डिफरेंशियल कल्चर मीडिया, ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया, एनारोबिक कल्चर मीडिया एंड एस्से कल्चर मीडिया। ये जो होता है ये कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल किया होगा माइक्रोबायोलॉजी में, स्पेशली कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए, तो बच्चों ने क्या है, न्यूट्रिएंट एगार मीडिया को बनाया होगा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट एगार मीडिया में बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, पेप्टोन लेते हैं, बीफ एक्सट्रैक्ट लेते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट लेते हैं, वाटर लेते हैं, NaCl लेते हैं और उसको कंपोजिशन लेके कोनिकल फ्लास्क में स्टेयर करते हैं हॉट प्लेट पे, और फर्दर फिर उसको ऑटोक्लेव करते हैं स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। देन उनका मीडिया प्रिपेयर हो जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में और 2 मार्क्स में अक्सर देखा जाता है AKTV के एग्जाम में। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है, तो आपको याद होगा एक ग्राफ बनता है, जिस ग्राफ में स्पेशली क्या होता है, 4 फेजेस होती हैं, जिसमें लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज होती है। जब हम बात करते हैं लैग फेज की, तो स्टार्टिंग फेज होती है, इसमें कोई भी डेवलपमेंट जो है बैक्टीरिया का नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉग फेज की या एक्सपोनेंशियल फेज की, इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं अपना न्यूट्रिशन इनटेक करके कल्चर मीडिया से बहुत तेजी से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। उसके बाद थर्ड फेज होती है स्टेशनरी फेज, जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टोटल वायबल बैक्टीरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल डेथ बैक्टीरिया की जो नंबर होते हैं वो इक्वलेंट हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ फेज आती है आपकी डेथ फेज या डिक्लाइन फेज, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया धीरे धीरे घटते चले जाते हैं, क्योंकि उसका रीज़न होता है जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है कल्चर मीडिया की, वो धीरे धीरे एंड हो जाती है, जिसकी वजह से सारे बैक्टीरिया धीरे धीरे करके किल हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर में जो आइसोलेशन की टेक्निक्स होते हैं फॉर द प्योर कल्चर, उनके बारे में जानते हैं। तो आइसोलेशन की जो टेक्निक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्प्रेड प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, सीरियल डाइल्यूशन, ठीक है, स्ट्रिक प्लेट मेथड, इन मेथड्स को हम आइसोलेशन में हम डिफाइन करते हैं, लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिक प्लेट मेथड को लेते हैं, तो हम आपको पता होगा, जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा स्ट्रिक प्लेट मेथड में, हम प्रैक्टिकल प्लेट में जो हमारा ऑलरेडी कल्चर मीडिया बना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेशन लूप, ठीक है। उसी तरीके से जो पोर कल्चर होता है, उसमें हम पोर प्लेट टेक्निक जो होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा न्यूट्रिएंट एगार मीडिया होता है, उसमें हम जो बैक्टीरियल सेल होता है प्योर कल्चर का, उसको हम क्या करते हैं, मिक्स्ड कर देते हैं, और फिर वो क्या होता है, फिक्सेशन हो जाता है उसका।
तो वो आपका क्या होता है, पोर प्लेट मेथड हो जाता है। उसी तरीके से सीरियल डाइल्यूशन होता है। सीरियल डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप 1 ml या 0.1 ml का ट्रांसफर करते हैं और सीरियल डाइल्यूशन की टेक्निक को अपनाते हैं फॉर द प्योर कल्चर। फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें प्रिजर्वेशन मेथड भी है। तो जो हमारे कल्चर मीडिया या रिक्वायर्ड होते हैं उनके लिए प्रिजर्वेशन मेथड प्योर कल्चर का हम कैसे करेंगे। तो प्रिजर्वेशन मेथड के लिए रेफ्रिजरेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, स्पेशली क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं और -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम प्योर कल्चर को रखते हैं। उसके बाद एक टेक्निक होती है लायोफिलाइजेशन, जिसका दूसरा नाम होता है फ्रीज ड्राइंग। ये एग्जाम में 2 नंबर में या 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज लायोफिलाइजेशन, जिसको हम फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स। कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स, एनारोब्स मतलब ऐसे एनारोब्स या बैक्टीरिया जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, उन्हें एनारोब्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कैंडल जार मेथड और गैस पार्क जार मेथड, 2 मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनारोब्स की ग्रोथ के लिए। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। 10 नंबर के क्वेश्चन या 7 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जिसमें फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पूछा जाता है। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इसका प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, कंपोनेंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, आपको ये क्वेश्चन में लिखना और इसका एक डायग्राम। ठीक है, उसी तरीके से डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में प्रिंसिपल, कंपोनेंट्स, डायग्राम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम एंड सेम। तो ट्रांसमिटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो बहुत स्मॉल साइज के जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी स्कैनिंग करने के लिए, 3D स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है, इसका क्लासिफिकेशन भी होता है माइक्रोस्कोपी का। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को इसका प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का क्यों यूज़ करते हैं, ये सारा मैटर आपको कंटेंट आपकी अपनी कॉपी में लिखना होगा। थैंक यू।